420 यानी कि चीटिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण आदेश आया है और 4 जुलाई के इस आदेश में साफ तौर पर कहा गया है, जो जस्टिस रविंद्र भट्ट और दीपांकर दत्ता की बेंच है, उन्होंने कहा कि 420 के मामले में, चीटिंग के मामले में अदालतें जो निचली और हाईकोर्ट शर्त लगाती हैं कि आप पैसा अपना जमा कर दीजिए तभी आपको बेल मिलेगी। ये शर्त का एक तरह से रिकवरी कोर्ट बनता जा रहा है और जो 420 चीटिंग की धारणा है, यानी कि जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को उस चीटिंग के लिए सजा दी जाती है, उसको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करता है। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल रिपोर्टर, और इस पूरे जजमेंट पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए विकास गुप्ता जी बन गए, जो पिछले 35 साल का एक बड़ा अनुभव उनका हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल लॉ का है। और 420 चीटिंग को लेकर उन्होंने इससे पहले भी हमारे साथ वीडियो बनाए थे, जिसके लिंक हम इस वीडियो के ऊपर आपको डाल रहे हैं। तो विकास सर, सुप्रीम कोर्ट का भी जो हालिया ये जजमेंट आया है, पहले तो आप भी बताएं कि आम आदमी से जुड़ा हुआ ये कैसे है, 420 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या नई धारणा दी है या इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ये कहता रहा है, और इसके परिणाम क्या है? विप्लव, ऐसा नहीं है कि ये पहली ही जजमेंट आई है 4 जुलाई को रमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी। पहले भी निरंतर सुप्रीम कोर्ट ये कहता रहा है कि क्रिमिनल कोर्ट्स को आप एक रिकवरी कोर्ट नहीं बना सकते। ये स्टेट के खिलाफ अगर आपने कोई गलत काम, इलीगल काम किया है तो स्टेट आपको प्रोसिक्यूट करेगा, और अगर आपसे कोई चीटिंग हुई है या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है तो उसके लिए आपको रिकवरी सूट फाइल करना होगा। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को कोर्ट ऑफ रिकवरी नहीं बनाया जा सकता, और निरंतर ये कई सालों से सुप्रीम कोर्ट कहता आ रहा है। इसके बावजूद भी अगर आप ये देखेंगे, निचली अदालतें, आप मैजिस्ट्रेट पे जाएं, सेशंस पे जाएं, हाई कोर्ट आए, जब आप रेगुलर बेल या एंटिसिपेटरी बेल में सेशंस और हाई कोर्ट में जब आप आते हैं तो निरंतर ये पाया जा रहा है कि चीटिंग और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के केसेस में कोर्ट ये इंसिस्ट करती है कि ये आप अमाउंट जमा करा दीजिए तो हम आपको बेल दे देंगे। जो अपने आप में 438 में या 439 में ऐसी पैसे की कोई कंडीशन लगाना पार्लियामेंट ने ही नहीं सीआरपीसी में प्रोवाइड करी, तो कोर्ट अपने आप कैसे ये प्रोवाइड कर सकती है? और जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये आ रही है कि उससे क्या एक धारणा बनती है कि सिविल रिकवरी एक मुश्किल रिकवरी है, तो आप अंडर द कवर ऑफ ए क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आप सिविल सूट्स को भी क्रिमिनलिटी दिखा करके आप एफआईआर रजिस्टर कराइए और उसको कोर्ट ऑफ रिकवरी बनाइए। तो आप पूरा का पूरा सीपीसी से एक साधारण बात आपसे समझना चाहता हूं। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एक्स व्यक्ति है जिसने वाई व्यक्ति ने चीटिंग करके उससे 15-20 लाख रुपए ले लिया है। अब वो पैसा नहीं दे रहा है। इस बीच आपने 420, 419 और वगैरह वगैरह की एफआईआर भी करा दी है। अब 420 की एफआईआर के बाद एक व्यक्ति जो प्रताड़ित है, यानी एक्स जो प्रताड़ित है, वो तो प्राइमा फेसा ही चाहेगा ना कि उसका पैसा मिल जाए। वो 420 के ऑफेंस में उसको जेल तक भेजना, उसकी धारणा, जनरली ये धारणा नहीं होती है कि एक व्यक्ति को पनिश किया जाए। उसका तो प्राइमा फेसा ये होता है कि साहब हमारी रिकवरी हो जाए। अब इस बीच वाई जब बेल के लिए जाता है और कोर्ट कहता है कि आप पहले पैसा जमा कर दीजिए, इसके बाद करिए, तो ये ज्यादा बेहतर व्यवस्था है, ना कि एक व्यक्ति को पहले तो वो 420 अपना क्रिमिनल केस डिसाइड करे और इसके बाद वो सिविल प्रक्रिया के तहत 15 लाख की रिकवरी करे, जो एक लेंथी प्रोसेस है, आप जानते हैं। तो इसका प्रैक्टिकलिटी किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए विप्लव, आप सिर्फ एक प्रोसेस को कि एक प्रोसेस लंबा है तो कानून की व्यवस्था को उथल पुथल कर दिया जाए। हमें स्कीम ऑफ थिंग्स समझना चाहिए कि आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी में अंतर समझना चाहिए कि अगर आपके साथ चीटिंग हुई है तो क्या आईपीसी के प्रावधान में जो 420 का प्रावधान, सजा का प्रावधान है, क्या उस सजा के प्रावधान में कहीं ये लिखा है कि आपके पैसे भी वापस दिला दिए जाएंगे? नहीं है, ऐसा कहीं लिखा। या तो निर्माता कारक जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको ही ये बदलाव लेके आना चाहिए कि जी 420 के ऑफेंस में 7 साल की सजा भी है और उसी प्रोसीडिंग में आपकी रिकवरी भी होगी। लेकिन जब ये नहीं है, स्कीम ऑफ थिंग्स में आप कानून को कानून के हिसाब से देखिए। अगर पार्लियामेंटेरियंस ने इसको उचित नहीं समझा था, और मतलब बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो सिविल के केसेस हैं उनको क्रिमिनलिटी का कलर दिया जाता है। कुछ एलिगेशन ऐसे डाल दिए जाते हैं जो प्रथम दृष्टि से ये लगता है कि ये क्रिमिनल केस है। अगर उस प्रथम दृष्टि से सिविल मैटर को आप पहली बार कोर्ट में आओगे
और किसी को इंसिस्ट करोगे कि आप पूरा का पूरा पैसा जमा करा दीजिए, तो ये भी अनुचित ही रहेगा। आप एक विक्टिम की तरफ से तो सोच रहे हैं, लेकिन अक्यूज की तरफ से, और यहाँ पे हजारों लाखों झूठे विक्टिम भी आ रहे हैं करेक्ट। जिन्होंने पैसा लोन पे दिया है, ब्याज पे दिया है, निरंतर ब्याज लेते आए हैं, या प्रॉफिट फॉर गेन्स की ट्रांजेक्शन में पैसा लगाया है, और अगर उसमें कोई चीज गड़बड़ा गई बिजनेस में, तो आप सीधे के सीधे क्रिमिनल कोर्ट में पहुंच जाएं और अपनी रिकवरी करें। तो उस बात को भी समझना होगा कि कोर्ट को भी बहुत डेलिकेटली देखना पड़ता है कि ये सिविल प्रोसीडिंग्स थी, जिसमें किसी ने किसी को 4 साल से ब्याज पे पैसा दे रखा है, 4 साल से निरंतर महीने दर महीने आप ब्याज ले रहे हैं, और अगर अब किसी का व्यवसाय या बिजनेस खराब हो गया, तो आप उसको जेल में भेज करके साथ के साथ उसी प्रोसीडिंग को रिकवरी प्रोसीडिंग भी बनाएंगे, तो मुझे लगता है वो सही बात नहीं है। लेकिन सब प्रैक्टिकल तो ये है, अगर हम विक्टिम के पॉइंट ऑफ व्यू से लें विकास सर, तो देखने में ये आता है कि उस पैसे की रिकवरी के लिए एक सालों साल का एक प्रोसेस है। जबकि इस कंडीशन में देखिए, निचली अदालत हाईकोर्ट क्यों अपना रही थी? अगर विक्टिम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो वो इसीलिए ये व्यवस्था अपना रही थी कि कहीं ना कहीं पैसे की रिकवरी जल्दी होगी। एक व्यक्ति जिसने झूठा, अब इस मामले में, जिस रमेश गुप्ता के मामले में, रमेश कुमार के मामले में आपने देखा, इसमें देखा कि बिल्डर और एक प्रॉपर्टी के लिए समझौता होता है, और वो सेकंड फ्लोर के लिए कहते हैं कि साहब हम पैसा आपको फ्लोर दे देंगे, आप हमें पैसा दे दीजिए। बिल्डर पैसा लेकर इसके बाद फ्लोर देता नहीं है। अब इस कंडीशन में जब व्यक्ति अपना पैसा हार्ड मनी दे चुका है, तो वो चाहेगा भी ना कि जल्द से जल्द रिकवरी हो और पैसा मिले। और इसीलिए वो जो सिविल प्रक्रिया है वो इतना फ्रस्ट्रेटिंग है कि वो सालों साल लग रहा है। और इसी यही कारण था कि निचली और हाई कोर्ट ने ये व्यवस्था अपना रखी थी। मतलब अगर इस जजमेंट में या जो पहले की भी जजमेंट्स आई हैं उसमें अगर आप एक बहुत डिस्टिंक्शन देखेंगे, वो ये देखेंगे कि जहाँ पे चिट फंड है, यहाँ जहाँ लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स को चीट किया हुआ होता है, वहां कोर्ट का रवैया अलग है, बनस्पत जहां दो लोगों के बीच में लेन देन है, एक्स और वाई के बीच में लेन देन है, वहां पे कोर्ट का रवैया अलग है। देखिए विप्लव, अगर रिकवरी में आपको 4 साल की जगह 8 साल लग रहे हैं, तो वो आप फिर एक मूलभूत पूरी न्याय प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। तो वो एक जुडिशियल रिफॉर्म है जिसमें देश पर में निरंतर बुद्धिजीवी है, जो जुडिशरी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो निरंतर बात तो करते हैं, लेकिन मैंने कई इतने लंबे सफर में उसमें मूलभूत सुधार होते हुए, और वो सुधार किसी एक पक्की दिशा में जाते हुए मैंने अभी तक देखा नहीं है। हाँ, अगर न्याय प्रक्रिया में पूरी व्यवस्था में परिवर्तन लेके आना है, आपको अपने रिकवरी सिविल प्रोसीडिंग्स को फास्ट करना है, ये नहीं कि दादा ने केस की और पोता के जमाने में अपील पे सुनवाई हो रही है। वो मैं आपके साथ बिल्कुल सहमति रखता हूँ, और आपके व्यूअर्स के साथ भी मेरी सहानुभूति है कि अगर वो चीट हो जाते हैं तो वो कहाँ जाएं। तो वो तो सरकार को ऐसे मैकेनिज्म बनाने पड़ेंगे, और आपको भी सचेत होना पड़ेगा, एक आम नागरिक को भी सचेत होना पड़ेगा कि वो अगर किसी को जब पैसे देते हो तो आपको उसे सेफगार्ड भी करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा विकास सर, अब चूंकि इस 420 को लेकर इस जजमेंट पे बात हुई है, अगर 420 को लेकर एक विक्टिम के तौर पर आप अगर थोड़ा सा सजेस्ट कर सके हमारे दर्शकों को कि अगर चीटिंग होता है तो उनको फर्स्ट स्टेप में क्या करना चाहिए, वो थोड़ा सा आप बता दें इस कानूनी प्रक्रिया को। हाँ, अगर आपके साथ चीटिंग हुई है तो मैं जो पिछली वीडियो में भी अपन ने बात करी थी कि आपको सबसे पहले अपनी लिखित में शिकायत आपके जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है जिसके ज्यूरिसडिक्शन में ये ऑफेंस कमिट हुआ है या पार्ट ऑफ द ऑफेंस कमिट हुआ है, अगर सेवरल ट्रांजैक्शंस हैं, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं और उसमें से एक ट्रांजैक्शन आपके निकटतम पुलिस स्टेशन में हुई है, तो आपको प्रथम सूचना वहां पे जाकर के देनी चाहिए। और आपकी एफआईआर अगर किसी कारणवश रजिस्टर नहीं पुलिस एसएचओ वहां पे करता, तो आपको 15 दिन बाद कंसर्न डीसीपी या आपके स्टेट के एसपी को वहां पे जाकर के आपको रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। अगर इन दोनों प्रक्रिया के बाद भी आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं होती, तो आपके पास मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाकर के 200 की कंप्लेंट आप फाइल करते हैं, जिसमें 156(3) के डायरेक्शंस की आप प्रार्थना प्रेयर करते हैं कोर्ट से। ठीक है, और जो पैसे की रिकवरी है वो क्रिमिनल केस के अंतर्गत होगी या पूरा सेपरेट सिविल हमारा चलेगा प्रोसेस? आपको सिविल सूट ही फाइल करना पड़ेगा, और आपको उस बात का ध्यान भी रखना होगा
कि वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन में ही आप उस सिविल सूट को फाइल करें। ऐसा ना हो कि आपने रुपया दिया हो और 3 साल के समय निकल जाने के बाद अगर आप रिकवरी सूट फाइल करेंगे तो आप पीरियड ऑफ लिमिटेशन से बाहर हो जाएंगे। तो उस बात का भी आपको संज्ञान लेना पड़ेगा। जो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट आया है वो कहीं ना कहीं, जैसा विकास सर ने कहा, कि आप उसके पीछे की थ्योरम को समझने की कोशिश करनी चाहिए। केवल विक्टिम के नाते ही नहीं, अगर इस तरह के मामले में झूठा भी एफआईआर कर दी गई है तो क्या इस तरह की प्री कंडीशंस रखी जा सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं रखी जा सकती हैं। और ये जो व्यवस्था निचली अदालत और हाईकोर्ट चला रही है वो सही नहीं है। फिर भी चीटिंग 420 से जुड़े आपके कोई प्रश्न रह जाते हैं तो लगातार हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस इसमें दिया जा रहा है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।